आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स और कैंसर क्या होता है। कैंसर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी का या प्लांट का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। सेल का डिवाइड होना और ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर को यदि हम समझें और सेल के डिवीजन को समझें तो हमको कैंसर को समझने में काफी आसानी होगी। जैसा कि हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि सेल नॉर्मली डिवाइड होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन में यदि डिफेक्ट आ जाए, सेल यदि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करे, तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, हम उनको एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैंसर की डेफिनेशन क्या है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, और कैंसर ड्रग कैसे काम करते हैं और उनके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, और वो ड्रग्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंसर इन्फेक्शन से कैसे अलग है। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो बाहर से कोई एंटीजन आएगा, कोई पैथोजन आएगा और वो हमारे सेल को इन्फेक्ट कर देगा। सेल यदि इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये है इन्फेक्शन। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए से ही आरएनए बनता है। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जब इसके जेनेटिक कोड में कोई डिफेक्ट आ जाता है, नॉर्मली इसमें कोडिंग में ये डिस्क्राइब होता है कि भाई कितनी प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कब सेल डिवीजन होगा, कब नहीं होगा, है ना, कब सेल को मरना है। ये सारी इंफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस में स्टोर रहती है। इसलिए सेल के न्यूक्लियस को सेकंड ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये सारे डिसीजन सेल लेती है ना। आपको मैंने एपोप्टोसिस बताया था। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल का जब लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप को खुद को मार लेती है, सेल्फ किलिंग कर लेती है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस के थ्रू नॉर्मली सेल अपने आप को खत्म कर लेती है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, कैंसर की जो सिग्नलिंग, सेल की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है। और उसका जो डीएनए है, उसका जो पर्टिकुलर कोई पार्ट है जिसको हम जीन बोलते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर का जो एक सेगमेंट होगा हम उसको जीन बोलते हैं। तो जीन में कोई डैमेज आ जाए, है ना, बहुत से कारण हो सकते हैं। रेडिएशन की वजह से आ सकता है, यूवी का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है ना, उसकी वजह से आ सकता है, टोबैको की वजह से आ सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से आ सकता है, किसी भी कोई नशीले पदार्थ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, हैवी मेटल्स की वजह से आ सकता है। हमारे बॉडी में यदि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएं तो फ्री रेडिकल्स भी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज की वजह से दो चीजें होती है। एक तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देता है और वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करता, लेकिन एज इट इज उसको न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ती ही है। अब चूंकि सेल नंबर्स में डिवाइड होगा आवश्यकता से ज्यादा, तो एक मास का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। और वो ट्यूमर जब साइज में बढ़ने लगता है तो वो आसपास की नर्व्स को सप्रेस करता है, जिस वजह से एक पेन जनरेट होता है। ठीक है, कैंसर में किस टाइप का पेन जनरेट होता है मैंने आपको बताया था, क्रॉनिक पेन। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, मैं पढ़ाता हूँ तो क्रॉनिक और एक्यूट वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक पेन, एक्यूट पेन। तो ये क्रॉनिक और एक्यूट क्या होता है? क्रॉनिक मतलब जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो वो क्रॉनिक, और जो तुरंत डेवलप हो उसको हम एक्यूट कहते हैं, है। तो ये कैंसर का जो पेन होता है वो क्रॉनिक पेन होता है। ठीक है, और ये काफी हद तक बहुत सारी दवाइयों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैंसर यदि थर्ड और फोर्थ स्टेज में जा चुका है तो उसका ट्रीटमेंट आज तक इम्पॉसिबल है। आयुर्वेद ऐसा क्लेम करता है कि कुछ औषधियां हैं जिनसे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज यदि इसका डायग्नोस पहले हो जाए, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में, तो ही इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है दवाइयों की हेल्प से। और सर्जरी भी की जाती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। कीमोथेरेपी में हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं जो कि प्लांट सोर्सेज से आते हैं। सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, है ना, सेमी सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या है? द एंटी कैंसर ड्रग्स आर द ड्रग्स विच इधर किल द कैंसर सेल और मॉडिफाई देयर ग्रोथ। ऐसे ड्रग्स को हम एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स को जो मेनली क्लासिफाइड किया गया है उसकी थ्री क्लासेस हैं: साइटोटॉक्सिक ड्रग,
टारगेटेड ड्रग्स और हार्मोनल ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग क्या होती है? मैंने जब आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि ड्रग का एक काम करने का तरीका होता है सेल को मार देना। तो सेल को हम दो कंडीशन में मारेंगे, एक तो इन्फेक्शन की केस में। इन्फेक्शन के केस में इसलिए मारेंगे क्योंकि बाहर से जो हमारे बॉडी में सेल आया है वो जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है उससे जो एंडोटॉक्सिन्स जनरेट हो रहे हैं वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस सेल को मारेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि हमारी बॉडी के जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करे, तो उसको भी हमें मारना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। और यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है उसको मारना है तो हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज करेंगे। वायरस आएगा तो एंटी वायरल ड्रग, फंगस आएगा तो एंटी फंगल ड्रग्स। और यदि हमारी ही बॉडी का सेल हमें परेशान करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, पेन कॉज करता है, ठीक है, तो उस केस में हम एंटी कैंसर ड्रग यूज करेंगे। इसको हम साइटोटॉक्सिक ड्रग भी कहते हैं। और साइटोटॉक्सिक ड्रग एक ड्रग के काम करने का तरीका भी है। टारगेटेड ड्रग क्या होते हैं? हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है न्यूरॉन को छोड़ के, क्योंकि न्यूरॉन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें डिवीजन नहीं होता, है ना। चूंकि न्यूरॉन में डिवीजन नहीं हो रहा है तो कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो डिवीजन से एसोसिएटेड है। तो डिवीजन नहीं है तो वहां पर कैंसर भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकता। ब्रेन में कैंसर हो सकता है क्योंकि दूसरे सेल्स भी होते हैं और वो सेल को कैंसर हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा। ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली एक मास ऑफ टिश्यू होता है जो कि फंक्शनिंग नहीं करता, ठीक है, और साइज में बढ़ते जाता है और फैल भी सकता है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यदि कैंसर बॉडी में फैल रहा है तो उस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर के केस में टारगेटेड ड्रग्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आ, हमने यदि ऐसी कोई दवाई दी है जो कि सेल को किल कर रही है, तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, है ना? कैंसर सेल भी है, नॉर्मल सेल भी है। तो हम यही चाहेंगे कि कैंसर सेल को हमारी दवाई किल करे और नॉर्मल सेल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए हम टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप करते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे जाए और ट्यूमर में जो ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे लिए किसी काम के नहीं है उसी को मारा जाए। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसलिए सामने आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल भी है और जो कैंसरस सेल है वो भी हमारी बॉडी का ही है, वो भी हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है। आपने सुना होगा ना, जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं तो उनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारी सारी कमजोरी खूबी खामी सब कुछ जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही बॉडी के सेल हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको मारना बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका है। राम रावण को इसलिए मार पाए क्योंकि भेद खोल दिया विभीषण ने, है ना। तो ऐसे ही क्या है, हमारी बॉडी के कुछ सेल थे जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या जिन पे फ्री रेडिकल्स का अटैक हुआ, या हमने टोबैको चू किया तो माउथ में जो कैंसर होता है, तो हमारे जो सेल है उन्होंने बाकी सेल से अपना रिश्ता तोड़ दिया, है ना। और वो अलग सलग हो गए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, उनको लगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, और सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन वो काम नहीं करते, है ना। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग सोसाइटी से परेशान हो जाते हैं, है ना। मूवीज में आपने देखा होगा कभी किसी को सजा सुना दी कानून ने जबकि वो निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, समाज का वो एक हिस्सा था, उस पे किसी ने इल्जाम लगाया और उसको कोर्ट ने सजा दे दी और वो जेल के अंदर चला गया। अब वो जब जेल से बाहर आया तो वो समाज में जाने को तैयार नहीं, वो नक्सलाइट बन गया, जंगलों में रहने लगा, उसने अपनी टीम बना दी और टीम बना के वो सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाने लगा। यही होता है कैंसर। कैंसर में हमारी बॉडी के कुछ सेल है वो अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं और हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और दूसरे सेल को डिस्टर्ब करते हैं और अपने जैसों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और स्प्रेड होने लगते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उनको वो सब जानते हैं, हमारे बॉडी के सेल हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पहचानते जानते समझते हैं, है ना। तो जब हम कोई दवाई देते हैं तो दवाई जैसे जो कैंसर सेल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट डिवाइड होता है। तो डिवीजन चूंकि फास्ट है तो उस आधार पे एंटी कैंसर ड्रग उसको आइडेंटिफाई करके किल करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में और भी तो ऐसे सेल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, जैसे बोन मैरो के सेल्स हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स के सेल हैं, है ना, स्किन के सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे जैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ना, तो और भी ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको भी ये मारने लगता है। तो जिस वजह से एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा,
ठीक है। जैसे बाल झड़ने लगेंगे, है ना। जैसे मेथोट्रिक्सेट इज एंटी कैंसर ड्रग, इसको जब आप कंज्यूम करते हो 6 महीने साल भर, तो इससे क्या है, हेयर फॉलिकल्स कमजोर पड़ जाते हैं, वहां के सेल डैमेज होने लगते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से। इस वजह से एलोपेशिया का प्रॉब्लम आता है, व्यक्ति गंजा हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि गंजा हो गया है तो ये साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट का रीजन क्या है, जो एंटी कैंसर ड्रग दिया गया पेशेंट को वो फास्ट ग्रोइंग सेल को मार रहा है। तो वो कैंसर को तो मैनेज करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। ठीक है। तो इसके और भी साइड इफेक्ट्स है, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, है ना। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, तो उन हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करके ड्रग्स काम करते हैं। तो इस तरह से हम कैंसर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल जो कि डिवाइड हो रहे हैं आपस में। ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, अराउंड 250 और 300 टाइप्स के हमारी बॉडी में सेल होते हैं, और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। बोन सेल है, स्टमक सेल है, स्किन के सेल है, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ईयर में पढ़ा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है। ये आप देख सकते हैं डीएनए। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है, जो कि फॉस्फो सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। और इसका जो एक सेगमेंट है ये जीन कहलाता है। जीन में कोडिंग होती है, इसमें प्यूरिन और pyrimidine बेसेस होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो बेसिस है इनमें कोडिंग होती है, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, इनकी ये सब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे डीपली। तो ये जीन कहलाता है। ठीक है। और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी में कोडिंग होती है कि कोई व्यक्ति गोरा होगा, काला होगा, उसका कॉम्प्लेक्सेशन कैसा होगा, लंबा, ठीकना, है ना, ये सारी चीजें मतलब डीएनए में कोडिंग के रूप में प्रेजेंट रहती है। तो इस कोडिंग में यदि जीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाए तो हम उसको जीन म्यूटेशन बोलते हैं। जीन म्यूटेशन के बहुत से कारण होते हैं, है ना। और ऐसे एजेंट्स, ऐसे कारक जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है। और कैंसर को हम कार्सिनोमा भी कहते हैं, ट्यूमर को हम कार्सिनोमा भी कहते हैं। हियर इन दिस इमेज यू कैन सी द कैंसरस सेल्स। ये ब्लू कलर से जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कैंसर सेल्स हैं, और ये यहाँ पर ऑरेंज कलर से जो दिख रहे हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। मेजर कैटेगरीज ऑफ कैंसर में आता है कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा। मेलेनोमा भी कहते हैं लिम्फोमा को, और ल्यूकेमिया। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा माउथ में, इसोफेगस में, यूट्रस में, ये इसकी लोकेशन है जहाँ पर ये हो सकता है। मैंने आपको इपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था, है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने जब आपको सेल टिश्यू सब पढ़ाया था, उस टाइम पे चीजें डिस्क्राइब की थी आपको, है ना। तो carcinoma, it arises from the epithelial cell lining of the internal surface of the various organ like mouth, esophagus and uterus. सार्कोमा क्या होता है, यदि फाइब्रस टिश्यू में, बोन में, है ना, कनेक्टिव टिश्यू में यदि कैंसर हो जाए तो इस केस में उसको सार्कोमा कहते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द मीजोडर्मल सेल कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसमें फाइब्रस टिश्यू आता है और बोन टिश्यू आता है। फाइबर के बारे में पढ़ाया था ना मैंने आपको, कुछ याद आ रहा है? कितने फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में? इलास्टिन फाइबर। चलो कोई बात नहीं। लिम्फोमा, है ना, ल्यूकेमिया मैंने आपको बताया था। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल अटैक में काम आते हैं, और यदि वायरस अटैक करता है तो टी लिम्फोसाइट जो किलर सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फाइट करते हैं। अब ये कैंसर एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की इससे जान चली जाती है, और आज भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है कैंसर पे, है ना। इससे लगभग 6 मिलियन लोग मर जाते हैं, और चूंकि लाइलाज बीमारी है, और शुरू में समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी कॉमन होते हैं, और भी डिजीजेज में वही सिम्टम होते हैं। तो व्यक्ति कभी ध्यान ही नहीं जाता कि उसको कैंसर हो गया है, तो सेकेंड स्टेज तक तो कैंसर वैसे ही पहुंच जाता है। फिर जब वो थर्ड फोर्थ स्टेज में जाता है तब बायोप्सी और उसकी डायग्नोसिस करके पता चलता है, तब तक व्यक्ति बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और आयुर्वेद के अलावा कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो कैंसर के 100% ट्रीटमेंट को क्लेम करती है। लेकिन चूंकि आयुर्वेद करता तो है क्लेम, लेकिन रिसर्च पार्ट आयुर्वेद का बहुत कमजोर है, इसलिए उस पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं है, है ना। बाकी आयुर्वेद भी काफी ट्रेडिशनल सिस्टम है,
बहुत पहले से यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। यदि सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर की बात करें वर्ल्ड वाइड तो वो होता है लंग कैंसर। और फीमेल में कॉमन कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर। मेल में बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर। तो बॉडी के जिस भी पार्ट में कैंसर होता है, उसी के पार्ट के बाद कैंसर लगा के उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है ना। लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू चबाने से, ठीक है, गले का कैंसर हो सकता है, माउथ का कैंसर हो सकता है, लैरिंग्स का, फेरिंग्स का, इसोफेगस का, पैनक्रियास का। ये डिफरेंट कैंसर्स हो सकते हैं। अल्कोहल कंजप्शन भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि कैंसर की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉजेज द लिवर कैंसर। लिवर कैंसर इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन कैंसर, जो कि बहुत लोग जो हैवी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको लिवर कैंसर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्या है, जब भी किसी व्यक्ति पे बहुत ज्यादा लोड आता है ना तो वो सटक जाता है, सरक जाता है। वो किसी को बहुत ज्यादा आप मानसिक तनाव दोगे तो ऐसा ही है कि जब भी बॉडी की किसी सेल पे बहुत ज्यादा ओवरलोड आ जाता है ना तो वो भी सरक जाते हैं, बाकी सेल से अपने कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं। हम सुनते ही नहीं किसी की, जाओ जो करना है करो। वही है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म करने का। अब लिवर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया तो उसके सेल ने मतलब साइज में बढ़ना शुरू कर दिया और काम करना भी बंद कर दिया। बियर का कंजप्शन करते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बेवरेजेस है जो कि अल्कोहलिक होता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि तंबाकू और अल्कोहल से परहेज करो, है ना। मूवी देखने जाते हो आप लोग सिनेमा हॉल्स में, वहां पर आता है ना मुकेश। मुकेश को देखा है आपने, उसको माउथ कैंसर हो जाता है, हॉस्पिटल बेड पे लेटा होता है वो। दिखाते हैं आपको मूवी से पहले कि मत खाओ, लेकिन फिर भी लोग टॉकीज से बाहर आने के बाद सिगरेट फूकना शुरू कर देते हैं। कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी है। कुछ एक विशेष प्रकार की ऐसी फिशेज होती हैं जिनको खाने से, और कुछ ऐसे बीफ बीफ की कुछ प्रजातियां होती है जिनको खाने से कैंसर होता है ना। डाइटरी फाइबर्स यदि आपकी डाइट में कम है, ठीक है, आपका डाइट यदि प्रॉपर नहीं है, उसमें फाइबर रहना बहुत जरूरी है। यदि नहीं रहेगा तो उस केस में आपको कैंसर हो सकता है, मतलब बीफ का, नॉनवेज खाने से। और बहुत ज्यादा यदि आप हाई फैट भी आपकी डाइट में लेते हो तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फूड्स में एडिटिव यूज किए जाते हैं ना। आपने देखा होगा जो फूड इंडस्ट्रीज फूड की प्रोसेसिंग करती है, तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो उसके लाइफ स्पान को बढ़ा दे। इससे कंपनी को फायदा होता है। कंपनी ने यदि कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसका लाइफ स्पान ज्यादा है तो वो मार्केट में ज्यादा सस्टेन करेगा, तो उसके सेलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कंपनी जो प्रिजर्वेटिव्स यूज करती है वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर को कॉज करते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम फ्रेश फूड खाएं, और ताज़ा खाना हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। और ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि ये भी कैंसर का रीजन है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स भी होते हैं जिसमें जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक हुआ, क्रोमियम हुआ, है ना, कैडमियम हुआ। ये मेटल्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो कैंसर कॉज करते हैं। जैसे आपका मर्क्यूरी भी आता है इसमें, हैवी मेटल्स में, थर्मोमीटर में यूज होता है। तो कुछ लोगों को ऑक्यूपेशन की वजह से भी होता है, उनका ऑक्यूपेशन ऐसा रहता है कि उनको कैंसर हो सकता है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया होगा, जहाँ पर स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन होता है वहाँ जो लोग काम करते हैं वो कुछ ही सालों में इनफर्टाइल हो जाते हैं। इसलिए जिसको फैमिली प्लानिंग करनी है वो स्टेरॉइड वाली इंडस्ट्री में ना जाए। तो पहले अपनी फैमिली प्लानिंग कर ले, दो चार बच्चे जितने चाहिए पैदा कर लें, उसके बाद इंडस्ट्री में जाए। नहीं तो फिर व्यक्ति यदि 2 4 5 साल लगातार काम करता है तो इनफर्टाइल हो जाता है, वो स्टेरॉइड्स की वजह से। सनलाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, पॉल्यूटेड वाटर, एयर, पेस्टिसाइड्स, ये सभी कॉजेज हैं कैंसर के। कैंसर के सिम्टम्स क्या है ना, इसमें फटीग, बॉडी वेट लॉस होने लगता है, पेन होता है ना, बॉडी के किसी पर्टिकुलर हिस्से में या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग्स होने लगती है।
यदि कफिंग हो रही है, कफिंग के साथ स्प्यूटम आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है, तो वो स्नीजिंग में ब्लड आने लगता है। या आप स्टूल पास करने जाते हो तो फीसस के साथ ब्लड आने लगता है ना, तो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ब्लीडिंग होने लगती है। और इसका जो कफ है, कैंसर की वजह से यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स में यदि कैंसर हो गया है तो इसमें जो कफ जनरेट होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। सामान्यतः खांसी ठीक हो जाती है 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। ट्यूबरकुलोसिस का केस है तो उसमें भी 1 महीने तक व्यक्ति खांसता है, फिर डायग्नोसिस कराता है, ट्रीटमेंट लेता है 6 महीने तक, तो ट्यूबरकुलोसिस भी मैनेज हो जाता है। लेकिन कैंसर की वजह से खांसी आती है ना, तो फिर वो जल्दी ठीक, सबसे ज्यादा डेंजरस होती है कैंसर की खांसी। ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी के केस में जो मास मास ऑफ टिश्यू जनरेट हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं बॉडी से, है ना। ये बैनिंग और मैलिग्नेंट टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। नॉन का कैंसरस ट्यूमर होता है बैनिंग, और मैलिग्नेंट जो होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। अब ये बायोप्सी से पता चलता है। बायोप्सी में क्या करते हैं, जहां पर भी मास ऑफ टिश्यू फॉर्म हुआ है, गांठ जो बनी है, उस गांठ को निकालने के, उस गांठ का थोड़ा सा सैंपल निकाल देते हैं। फिर उसको चेक किया जाता है कि वो सेल मैलिग्नेंट है या नहीं। और यदि वो मैलिग्नेंट है तो फिर आगे कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, है ना। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर देखो कैसे बर्स्ट हो जाता है, और ये सेल देखो, ये सब एबनॉर्मल साइज के सेल है, क्योंकि बॉडी में स्प्रेड होंगे और दूसरे सेल को भी डिस्टर्ब करेंगे। और ये जो बैनिंग ट्यूमर है, ये देखो यहाँ पर एक ही जगह है, ये फैलता नहीं है, जिस बॉडी पार्ट में है वहीं पर रहता है। तो इसमें मेटास्टेसिस होती है, मतलब स्प्रेड होना। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने कुछ टाइप्स बताए हैं कैंसर के, वही जिस बॉडी पार्ट में होगा उसके पार्ट के आगे कैंसर लगा देते हैं। तो ब्लैडर में हो सकता है, ब्रेस्ट में, एंडोमेट्रियम में, ल्यूकेमिया, पैनक्रियाटिक, थायराइड, लंग्स, मेलेनोमा, किडनी कैंसर, लिम्फोमा, प्रोस्टेट, कॉलन कैंसर, रेक्टल कैंसर, ये आएगा इसमें। ये यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो। एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर। यस सर। ओके ओके। यहाँ पर आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर लोकेशन बताई गई है पैनक्रियाटिक कैंसर की, ठीक है, लंग्स कैंसर की। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैन में प्रोस्टेट, लंग्स और कोलोरेक्टल, वुमेन में ब्रेस्ट। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया, ब्रेन ट्यूमर और लिम्फोमा की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है। ये जो हमारा लाइनिंग होता है ना इपिथेलियल टिश्यू का, इसमें जो कैंसर होता है सार्कोमा, तो ये लंग्स की लाइनिंग, कोलन की लाइनिंग, स्किन की जो लाइनिंग होती है ना। एडिनोकार्सिनोमा, बेसल सेल। बेसल सेल कहाँ होती है, मैंने आपको जब इपिथेलियल टिश्यू पता पढ़ाया था तो बताया था ना, नीचे एक जो सेल होती है बेस सेल, और वो सरफेस को कवर करती है, तो वहां पर इस टाइप का होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट्स में होगा। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था ना प्रीवियस ईयर में आपको मैंने। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, ये भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही जैसे होता है, लेकिन इसमें क्या क्या बहता है, लिम्फ बहता है। लिम्फ जहाँ बहता है उसको हम लिम्फ वेजल्स कहते हैं। अब इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी कैंसर हो जाता है। और लिम्फ नोड में हमारे बी सेल्स, टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बी सेल्स किससे फाइट करते हैं, बी सेल्स आपके फाइट करेंगे बैक्टीरिया से। और टी सेल्स किससे फाइट करते हैं, वायरस से। तो यदि लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है तो उसी को लिम्फोमा बोलते हैं। और कहाँ कहाँ हो सकता है वो, बी सेल में हो सकता है, टी सेल में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है ना। और हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं अलग अलग जगह पर, तो कहीं पर भी हो सकता है। ये नॉर्मल सेल डिवीजन है, ये कैंसर सेल का डिवीजन है। कैंसर सेल भी डिवाइड होता है लेकिन यूजलेस होता है। एपोप्टोसिस मैंने आपको बताया, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। अब एपोप्टोसिस इसमें होगा क्या, कैंसर सेल में नहीं होगा।
ये देखो यहाँ पर आप नॉर्मल सेल देख रहे हो ब्लू कलर का, और नीचे जो है वो कैंसरस सेल है। अब कैंसरस सेल में क्या है, इसमें आप देख रहे हो उसका आरबीसीएस का जो साइज है, ये मतलब सेल का जो साइज है ये एबनॉर्मल है, क्लस्टर बना लिया है, इसकी बाउंड्री भी डिफाइन नहीं है, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, और कलर इसका डार्कर कलर है, और नॉर्मल सेल के साइज से डिफरेंट है इसका शेप एंड साइज। प्राइमरी कैंसर सेकेंडरी कैंसर को भी समझ लेते हैं। जिस बॉडी पार्ट में पहले कैंसर होता है उसको प्राइमरी, और यदि वो स्प्रेड होके किसी दूसरे पार्ट में हो जाए तो उसको सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक, मियोसिस, जी फेज, एस फेज, ये सब सेल डिवीजन की फेजेस होती हैं, और ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, और ये एडहेसिव नेचर की होती है, नॉर्मल सेल से चिपक जाती है। They exhibit under the alteration, lack of differentiation, loss of ability to communicate with other cells. ये रीजन है, जो रीजन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है कैंसर के लिए वो है यूज ऑफ टोबैको। इसीलिए इसको इतना प्रमोट किया जाता है कि तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, क्योंकि ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, 33%। 20% ओबेसिटी, यदि किसी की बॉडी में फैट ज्यादा है तो फैट भी एक कारण है कैंसर का। तो जो लोग काफी मोटे हैं वो थोड़ा सा वेट लॉस करें तो काफी बच सकते हैं कैंसर से। और इन्फेक्शन भी एक कारण है कैंसर का, 16% लोगों में पाया जाता है। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और लंबे समय तक है, किसी को कहीं एनोरेक्टल इन्फेक्शन हो गया है ना, किसी को पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम है और बार बार वहां पर कट लग रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, वहां का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वहां के जो सेल है वो कैंसरस हो जाते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है और आप उसको अवॉइड करते हो लंबे समय तक तो डेफिनेटली वो कैंसर में बदल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका रिसर्च होती है ना, तो उसमें कैंसर जब डेवलप करना होता है किसी सेल में, माइस में, तो हेपेटाइटिस बी, है ना, सी, ऐसे हम यूज करते हैं पैथोजेंस, ताकि उसमें जानबूझ के कैंसर डेवलप किया जा सके। तो इन्फेक्शन हो जाएगा और ट्रीटमेंट देते नहीं है तो वो कैंसर में बदल जाता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू, ये आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं जो कैंसरस सेल है, इसको किल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स हमें प्लांट सोर्सेस से भी मिलते हैं, जिसमें विनका आता है। विनका, विनका का प्लांट आपने देखा होगा, इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसकी पत्ती काफी ज्यादा बिटर होती है। ठीक है, इसकी पत्ती बहुत ज्यादा बिटर होती है और पर्पल कलर का फ्लावर होता है। इसमें हमको विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, दो टाइप के केमिकल्स मिलते हैं। एपोसाइनेसी इसकी फैमिली होती है, आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, कोग्नोसी में आपने एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़े होंगे, है ना। इसमें आता है आपका पाल्सी टेक्सेल, डॉसी टेक्सेल, है ना, जो टेक्सिया फैमिली का जो प्लांट है उससे आइसोलेट किए जाते हैं। इटोपोसाइड्स, ये भी ड्रग है। टोपोटेकेन, साइनोटेकेन, जितने आपको याद रह सके उतने आप याद कर लीजिएगा। एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में। कुरकुमीन, कुरकुमीन कहाँ से मिलता है, कुरकुमा लौंगा, है ना। जिंजिबरेसिस की फैमिली होती है हल्दी, हल्दी में भी एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई जाती है। फ्लेवेनॉइड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। ऑसिकम सेंटेलम, तुलसी, तुलसी में जो फ्लेवेनॉइड पाया जाता है वो कैंसर को ठीक कर सकता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्यूरिन और pyrimidine से ही आगे चल के राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, उससे डी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, डीएनए, है ना, डीएनए से आरएनए बनता है। और इस प्रोसेस में यदि कहीं पर भी हम कोई व्यवधान पैदा करें तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो सकती है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे काम करते हैं, है ना। जैसे प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनने देंगे, विनका जो है, कॉल्चिसिन है ना। और इधर जो ड्रग है इटोपोसाइड, ये क्या करेगा, प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनने देगा।
मैंने आपको पढ़ाया होगा कि बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम का प्रोडक्शन प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिस्टोन प्रोटीन से हमारा डीएनए बनता है। हिस्टोन प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में होते हैं ना। मेटालो प्रोटीन होता है, जैसे मेटालो प्रोटीन से क्या बनता है? मेटालो प्रोटीन का एग्जांपल पता है? प्लांट में जैसे आपका क्लोरोफिल है ना। ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन है, इंसुलिन में जिंक, जब मेटल के साथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना के किसी हार्मोन का प्रोडक्शन करता है तो उसको मेटालो प्रोटीन बोलते हैं ना? ये भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है आपको प्रोटीन के बारे में। तो कुल मिला के हमको सेल को मारना है। तो सेल को मारने के लिए हमको उसके सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोकना पड़ेगा, उसके डीएनए आरएनए को डैमेज करना पड़ेगा, है ना, उसके मेटाबॉलिज्म को रोकना पड़ेगा। तो हम एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स भी यूज करते हैं, है ना। साइक्लोफॉस्फामाइड एक ड्रग है, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। बहुत सारे ड्रग्स, कुछ एंटीबायोटिक्स भी है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे डिक्टिनोमाइसिन, है ना, ब्लियोमाइसिन। ये प्लांट के एल्केलॉइड्स हैं, जो कि एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है। तो कुछ ऐसे एल्केलॉइड्स होते हैं जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। ये देखिए विनका का फ्लावर, ठीक है, आपने देखा होगा, आप में से किसी के घर पे होगा शायद, है, ये फ्लावर देखा है आप में से किसी ने? यस सर, देखा है। देखा है ना, हाँ, यही एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है, ठीक है। इसमें कौन सा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन और विंडेसिन और एजमालिसिन, ये इसके फाइटोकेमिकल कांस्टेंट है। फाइटोकेमिकल कांस्टेंट क्या होता है? प्लांट का वो केमिकल मोइटी जो कि मेडिसिनल इफेक्ट रखता है। जैसे हल्दी की हम बात करते हैं, तो हल्दी में जो कैंसर ठीक कर रहा है वो है कुर्कुमीन, तो कुर्कुमीन उसका फाइटोकेमिकल कांस्टेंट है। तो प्लांट सोर्सेज से हमें जो ड्रग मिलती है, तो हर प्लांट में कोई ना कोई फाइटोकेमिकल कांस्टेंट जरूर होता है। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट ना हो, सारे प्लांट में। इवन जो प्लांट इंसान खाने से मर जाएगा उसमें भी मेडिसिनल इफेक्ट है। उसमें का जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको आइसोलेट करके उसकी कंसंट्रेशन इस हिसाब से सेट की जाती है कि वो एज अ मेडिसिन काम करने लगता है। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोई चीज जहर है या दवा है, ये उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कोबरा सांप, कोबरा सांप से जो जहर मिलता है उससे ही कोबरा सांप के काटने की दवाई बनाई जाती है। सोचो, जहर ही जहर को काटता है। ये कहावत गलत है क्या? ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये कहावत बिल्कुल सही है, ठीक है। जहर ही जहर को मारता है। जैसे धतूरा, धतूरा खाने से बोलते हैं लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन धतूरा में मेडिसिनल इफेक्ट है, बहुत ज्यादा मेडिसिनल इफेक्ट है धतूरा में, है ना। जैसे सत्यानाशी का पेड़, सत्यानाशी आपने देखा है, हर जगह उग जाता है, कांटे कांटे से रहते हैं, उसमें भी जबरदस्त मेडिसिनल इफेक्ट है ना। जबकि वो वैसे जहरीला पौधा माना जाता है, जानवर भी नहीं खाते उसको, सूंघ के छोड़ देते हैं। और किसी इंसान को यदि खिला दिया जाए तो वो भी पागल होके मर सकता है। तो ऐसे प्लांट में भी मेडिसिनल इफेक्ट होता है। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, विनका एल्केलॉइड। अब कैंसर, यस सर, पढ़ा। कैंसर का जो सेल होता है वो केकड़े के जैसे दिखता है ना, क्रैक, है ना। इसको हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं, कर्कट, ठीक है। तो ये जो कर्कट होता है, कर्कट मतलब केकड़ा। तो जब सेल कैंसरस हो जाता है तो वो केकड़े के जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसका नामकरण ऐसा किया गया है, कैंसर और कर्कट। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। एल्काइलेशन के थ्रू जो सेल है उसको किल किया जाता है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड है, इथाइल इथाइल एमीन है, नाइट्रो सोर्सेज हैं, मिथाइल हाइड्राजीन है। जितने आपको याद हो, कम से कम 8-10 नाम आप याद कर पाए तो डिप्लोमा के हिसाब से बहुत है ना। फिर इसमें जैसे आपका सिप्लेटिन ड्रग है, तो इसमें आपको इतना याद नहीं करना है, ये बैचलर के हिसाब से है। बी फार्मा में भी है कैंसर और एंटी कैंसर ड्रग्स। तो इतना आपको याद नहीं करना है, आप केवल 10-12 नाम याद कर लीजिएगा दवाइयों के, जो नेचुरल सोर्सेज से कौन सी मिल रही है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स कौन सी है। जैसे आपने एंटी मेटाबोलाइट लिख के इसमें से 2 नाम भी लिख दिए तो बहुत है आपके लिए, है ना। जैसे फोलेट एंटागोनिस्ट, फोलेट, फॉलिक एसिड क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यदि फॉलिक एसिड से मेम्ब्रेन को बनना रोक दें तो उससे भी सेल मर जाएगा। मरकैप्टोप्यूरिन्स होते हैं, थायोग्वानिन्स होते हैं, एजाथियोप्रीन होता है ना। pyrimidine एंटागोनिस्ट होते हैं, जिसमें आपका फ्लोरोयूरेसिल आता है। ये देखो विनका एल्केलॉइड है ना, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सेंस, ये मैंने अभी आपको बताया नेचुरल सोर्स से जो मिलते हैं। मिसलेनियस ड्रग्स आते हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला ड्रग है ना, तो वो यहाँ पर एज ए एंटी कैंसर भी यूज होता है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिन डी है, डॉक्सीरुबिसिन सुबीन है, और आपका ब्लियोमाइसिन है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफेक्ट्स। तो इसमें बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, जिससे बोन्स कमजोर हो जाती है। और ओरल कैविटी में भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, स्किन पर है, गोनेट्स पर है, फीटस पर है। और फीटस में क्या होता है, टेरेटोजेनिसिटी हो जाती है। मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग्स है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में माल फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है एंटी कैंसर ड्रग्स में। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एंटी कैंसर ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। यदि एंटी कैंसर ड्रग दी जाए प्रेग्नेंट लेडी को तो उसकी वजह से उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, और उसके फीटस में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बच्चा आधा अधूरा पैदा होगा, अंग भंग अंगों के साथ, और उसके बच्चे की जान भी जा सकती है। ये इसके कुछ इमेजेस हैं, है ना। लंबे समय तक यदि बुखार चढ़ता उतरते रहता है, ठीक है, तो उस केस में, या बॉडी में कहीं ऐसा आपको कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका आपको चेक करा लेना चाहिए, है ना। बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो कैंसर भी हो सकता है। ये सब वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के। 100% श्योरिटी तो नहीं है, वो तो जांच से ही पता चलता है। लंबे समय तक कफिंग रहना, बुखार बहुत लंबे समय तक कभी भी आ जाता है फिर उतर जाता है ना। मतलब बुखार कुछ लोगों को टेंडेंसी रहती है बहुत ज्यादा बुखार आने की, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो नॉर्मली बुखार आते ही रहता है। या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेन होता है, और ऐसा बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? सर क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे, ढेर सारा दिया है। क्लासिफिकेशन याद करने के लिए आपको उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, चीज़ों को याद करने के कुछ ट्रिक्स